हमारे देश में मेहमान नवाजी की एक पुरानी परंपरा है, अतिथि देवो भव। लेकिन पश्चिम बंगाल के कुछ राजनीतिक दलालों ने इस मंत्र का ऐसा मॉडर्न वर्जन निकाला है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आप बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के रात के अंधेरे में बॉर्डर पार करके भारत में घुस रहे हैं तो आप घुसपैठिए नहीं है साहब, आप तो टीएमसी पार्टी के होने वाले रिस्पेक्टेड वोटर हैं। नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। जी हाँ, सालों से जो धंधा ममता की छांव में फल फूल रहा था, उस वोटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर अब परमानेंट ताला लटक चुका है। जो इकोसिस्टम कल तक छाती पीट पीट कर कहता था कि बंगाल में फेंसिंग लगाने के लिए ज़मीन ही नहीं है, आज उसी बंगाल में सिर्फ एक महीने के अंदर 5,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके देश में डिपोर्ट कर दिया गया है। ऐसी कौन सी है वो डीडीडी पॉलिसी जिसने इस पूरे सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही भारत के इस बॉर्डर पर अचानक क्या भूचाल आया। आज पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज लिबरल गैंग के ह्यूमन राइट्स वाले आंसुओं का लाइव टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी समझते हैं, क्योंकि बिना क्रोनोलॉजी के इस देश के लिबरल्स को कोई भी बात हजम नहीं होती। 14 मई 2025 केंद्र सरकार ने एक सख्त ऑर्डर निकाला, सीधे बंगाल सरकार को, अपने इलाकों में अवैध प्रवासियों को आइडेंटिफाई करो और उन्हें तुरंत बीएसएफ के हवाले करो। अब तक क्या होता था वो हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ से फाइलें हिलना शुरू हो गई। जनवरी से नवंबर 2025 तक आंकड़े बताते हैं कि बॉर्डर एजेंसियों ने इस दौरान 1000 से ज़्यादा घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया और 2500 से ज़्यादा अवैध क्रॉसिंग करने वालों को दबोचा। यानी ग्राउंड पर घेराबंदी पहले ही टाइट हो चुकी थी। फरवरी 2026 कहानी में आता है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बीएनपी के तारिक रहमान सत्ता में आते हैं और ये महाशय और इनका पूरा कबीला ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा ज़्यादा झुकाव रखते हैं। जैसे ही ढाका में सरकार बदली, दिल्ली ने समझ लिया कि अब बॉर्डर मैनेजमेंट में ढील देना सीधे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खिलवाड़ होगा। 20 मई 2026 पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सीधे फ्रंट फुट पर आकर ऐलान कर दिया, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट राज्य की नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। कोई बिल्डिंग प्लान का बहाना नहीं, कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं, सीधा एक्शन। 23 मई 2026 सिर्फ 3 दिन के बाद राज्य के सभी 23 डीएम्स को आदेश दिया गया कि होल्डिंग सेंटर्स बनाओ और इस पूरे ऑपरेशंस का प्राइमरी हब बनाया गया बसीरहाट को। 29 मई को ये नीति लाइव हो जाती है और पहले ही दिन 11 होल्डिंग सेंटर्स में 335 घुसपैठियों को लाकर कस्टडी में ले लिया जाता है। 7 जून 2026 बीजेपी की जीत के सिर्फ एक महीने के अंदर लगभग 4800 अवैध घुसपैठियों को कानूनी प्रोसेस पूरा करके वापस डिपोर्ट कर दिया गया। सोचिए, जो काम पिछले 30 सालों से असंभव लग रहा था वो सिर्फ 30 दिनों की पॉलिटिकल विल से सच हो गया। लेकिन इस सफाई अभियान से दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कुछ लोगों के पेट में बहुत भयंकर दर्द हो गया, क्योंकि उनकी वोटर बनाने वाली फैक्ट्री पर हमेशा के लिए सील लग गई। कभी आपने सोचा है कि एक आम भारतीय नागरिक को अपना एक छोटा सा सरकारी कागज़ बनवाने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं? दफ्तर के बाबू से लेकर पटवारी तक चप्पलें घिस जाती हैं साहब। लाइनों में लगो, वेरिफिकेशन करवाओ, दादा परदादा का सर्टिफिकेट लाओ, कभी ये कभी वो, तब जाकर कहीं एक सरकारी ठप्पा मिलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये ऐसा जादू सालों से चल रहा था जिसके आगे हैरी पॉटर का जादू भी फेल है। आप रात के 2 बजे बॉर्डर पार करके भारत में घुसिए, सुबह 4 बजे आपको एक ख़ास बस्ती में पनाह दे दी जाएगी और दोपहर के 12 बजते बजते स्थानीय प्रशासन के कुछ मेहनती लोग आपके हाथ में एक नया आधार कार्ड थमा देंगे। इसे कहते हैं द पटवारी पाइपलाइन। और उनका बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल था, नॉर्मलाइज, रिकॉग्नाइज एंड फॉर्मलाइज।
अब इस टूल किट का ये प्रोसेस समझ लेते हैं। नॉर्मलाइज यानी सबसे पहले घुसपैठियों को अंदर आने दो, उन्हें बॉर्डर के पास की बस्तियों में भटके हुए मेहमान की तरह मिक्स कर दो। रिकॉग्नाइज, इसके बाद लोकल पुलिस और कुछ भ्रष्ट पटवारियों का सिंडिकेट एक्टिव होता है। बिना किसी पुख्ता बैकग्राउंड चेक के रातों रात उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। फॉर्मलाइज, और जैसे ही उसके हाथ में वो कागज़ आया, उसका नाम सीधे राज्य की वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। और मज़े की बात सुनिए, कानून के मुताबिक जो जेल में होना चाहिए था उसे सालों तक स्टेट गेस्ट बनाकर रखा गया। यानी आपके और हमारे जैसे टैक्स पेयर्स के खून पसीने की कमाई से उन्हें मुफ्त का राशन, कपड़ा और मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता था। बीएसएफ ममता सरकार से कहती रह जाती थी कि इन्हें हमारे हवाले करो ताकि हम इन्हें डिपोर्ट कर सकें, लेकिन आगे से जवाब आता था, नहीं नहीं, हम इनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जब भी केंद्र सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करती थी तो ये पूरा इकोसिस्टम एक सुर में चिल्लाता था, बॉर्डर संभालना तो केंद्र का काम है, बीएसएफ का काम है, राज्य सरकार इसमें क्या कर सकती है। वाह भाई वाह, मतलब बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए ज़मीन आप ना दो, लोकल लेवल पर घुसपैठियों को आईडी बांटकर वोटर आप बनाओ, और जब सुरक्षा की बात आए तो पल्ला झाड़ लो। इसे कहते हैं चित भी मेरी और पट भी मेरी। लेकिन अब ये वोटर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हमेशा के लिए सील हो चुकी है। डिलीट का फेज शुरू होते ही इन जाली वोटरों के नाम चुन चुनकर लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। अरे भाई, ये ज़मीन वाला ड्रामा तो इतना पुराना हो चुका है कि अब इस पर तो मजाक भी करने का मन नहीं करता। सालों साल तक बंगाल के सत्ता के गलियारों में ममता दीदी ने एक ही रट लगाई, बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं हो सकती क्योंकि किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। झूठ, सरासर झूठ। ज़मीन की कमी कभी थी ही नहीं, कमी थी तो सिर्फ नीयत की। अगर ज़मीन नहीं थी तो केंद्र सरकार से लैंड एक्विजिशन के लिए जो करोड़ों रुपए फंड लिया गया वो किस खड्डे में चला गया। अब देखिए असलियत, जैसे ही पावर बदली अचानक से ज़मीन के रास्ते भी खुल गए और किसानों के मन में देशभक्ति का जज्बा भी जाग गया। 31.9 एकड़ की ज़मीन जो किसानों से खरीदी गई थी उसे सालों तक ममता दीदी ने रोक कर रखा था, जिसे अब बीएसएफ को सौंप दिया गया। इससे 5 बड़े ज़िलों में 27 किलोमीटर लंबा वो डेथ जोन बंद होने जा रहा है जहां घुसपैठियों की सबसे ज़्यादा आवाजाही थी। मुर्शिदाबाद, यहाँ भी 38 एकड़ ज़मीन बीएसएफ को सौंप दी गई। यानी अब फेंसिंग का गैप धीरे धीरे भर रहा है, जिसे सेफ पैसेज मानकर घुसपैठिए रोज़ रात को बॉर्डर पार कर जाते थे। और असली गेम तो देखिए, चिकन स्नैक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, भारत की लाइफलाइन, पूर्वोत्तर भारत को बाकी देश से जोड़ने वाला ये पतला सा गलियारा, इसे कंट्रोल करना सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, ये नेशनल सिक्योरिटी का अंतिम युद्ध था। अब इस पूरे सेंसिटिव इलाके का कंट्रोल सीधे सेंटर के पास आ चुका है। West Bengal Suvendu Adhikari has handed over the Chicken's Neck corridor to the center. यानी अब यहाँ कोई स्थानीय नेता अपने निजी वोट बैंक के लिए सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाएगा। मेजर गोरावार्य अक्सर कहते हैं ना, बॉर्डर फेंसिंग सिर्फ कंक्रीट की दीवार नहीं है, ये देश की अखंडता का कवच है। जिन्होंने सालों तक इस कवच को बनने से रोका, क्या वो जवाब देंगे कि उस दौरान जो नकली नोट और ड्रग्स भारत में पहुँचे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी। ये जो ज़मीन का रोना था ये सिर्फ एक धुआं था ताकि असली धंधे यानी घुसपैठ और ड्रग्स के कारोबार को छुपाया जा सके। लेकिन अब तो दीवारें भी बन रही हैं और जो अंदर बैठे हैं उनकी डिपोर्टिंग भी शुरू हो चुकी है। बॉस, इस पूरे सिंडिकेट का सबसे घिनौना हिस्सा पता क्या है? वो है इसका इमोशनल ब्लैकमेल टूल किट। जैसे ही कानून अपना काम करना शुरू करता है, दिल्ली और कोलकाता के एसी कमरों से कुछ बुद्धिजीवी अपनी मोमबत्तियां और मानवाधिकार के बैनर लेकर बाहर आ जाते हैं और एक पूरी इन्फिल्ट्रेटर सेविंग यात्रा की लॉबी एक्टिव हो जाती है, जिसका लीड कुछ बड़े राजनीतिक चेहरे पर्दे के पीछे से करते हैं। घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले। इनका रोना बड़ा अजीब है साहब। जब बॉर्डर पर अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी बीएसएफ के जवान तैनात होते हैं और उन पर स्थानीय लोगों से पत्थरबाजी करवाई जाती है, तब ये लिबरल्स अपनी आंखें मूंद लेते हैं।
तब इन्हें कोई ह्यूमन राइट्स याद नहीं आते। लेकिन जब कानून के दायरे में रहकर उन्हीं पत्थरबाजों और अवैध घुसपैठियों को 30 दिन के लीगल वेरिफिकेशन के बाद वापस उनके देश डिपोर्ट किया जाता है, तो देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अरे भाई, ज़रा नियम सुन लो। नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019, इसके तहत जो गैर मुस्लिम शरणार्थी प्रताड़ित होकर 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए थे, उन्हें शरण दी जाएगी। लेकिन इसके बाद चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, दीवार फांदकर या नदी तैरकर अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसे कानूनी रूप से घुसपैठिया ही माना जाएगा। ये कोई मानवीय संकट नहीं है, ये देश की डेमोग्राफी को बदलने का एक सोचा समझा प्लान है। अवैध घुसपैठ के साथ साथ फेक करेंसी और ड्रग्स का नेटवर्क देश में फैल रहा था। उसे इस डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। तो भाइयों, बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जो लोग अब तक घुसपैठियों को वोटर बनाने की फैक्ट्री चला रहे थे, उनकी दुकान पर अब परमानेंट क्लोजर का नोटिस लग चुका है। अगर आपका सेक्युलरिज्म और आपकी राजनीति इस बात पर टिकी है कि विदेशी नागरिकों के नकली आधार कार्ड बनवाओ और देश के बॉर्डर की फेंसिंग को रोको, तो आप नेता नहीं हैं। आप इस देश की सुरक्षा को दीमक की तरह चाटने वाले वो लोग हैं जो अब रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। अब आज का मिर्ची सवाल सीधे आपके लिए। क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की तर्ज पर पूरे देश में DDD नीति लागू होनी चाहिए ताकि हमारे वास्तविक नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रह सकें? अपनी राय सीधे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सच को हर देशभक्त तक पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।